हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर 2020 ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज किन किन लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है सुमित कुमार, यासिका, नेहा, मंजू, बबीता, अंकुर, राजेश, अमित, सुप्रिया, रिंकू, किरण और भी बहुत से लोग थे जिनके क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन थोड़े से लेट मिले। जल्दी आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसी तरह से हमें क्वेश्चन जरूर भेजेंगे। क्वेश्चन भेजने के लिए आप हमारे वीडियो में कहीं भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा इस टेस्ट की लास्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है, एईपीएस सेवा का उपयोग नगद जमा करने के लिए किया जा सकता है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। एईपीएस मींस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सेवा का उपयोग नगद जमा करने के लिए किया जा सकता है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इसके लिए हम माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एईपीएस में माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल होता है जिसमें आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछे गए, एमएस एक्सेल में एवरेज का फॉर्मूला क्या है। तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड से पूछे जा रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है और ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एवरेज फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे लिखा गया होता लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो सेम फॉर्मूला कैल्क और एक्सेल दोनों में अप्लाई किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल एक्सटेंशन में अधिकतम 3 अल्फाबेट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे एक्सटेंशन 3 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो 3 होते हैं। कुछ ऐसे भी फाइल एक्सटेंशंस हैं जो 4 होते हैं, जैसे जेपीईजी या फिर आप DOCX देखा होगा, जो हमारा लेटेस्ट MS ऑफिस का वर्जन आया है 2007 या इसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें जो डॉक फाइल बनती है DOCX नाम से बनती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं फाइल के एक्सटेंशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है फाइल एक्सटेंशन में अधिकतम 3 अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर आरटीजीएस और एनईएफटी पूरे साल में 24/7 कार्य करता है। तो एनईएफटी की जो सर्विस होती है वो 24/7 होती है। ये कुछ टाइम पहले ही चेंज हुआ है 24/7। इवन पब्लिक हॉलीडेज में भी आप एनईएफटी के माध्यम से 24/7 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जबकि अगर हम आरटीजीएस की बात करें तो इसकी टाइम लिमिट होती है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, ये लिमिट होती है। बट यहाँ पे ये वर्किंग डेज में होता है। जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं, उस टाइम पे आप आरटीजीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सरकारी छुट्टियों को छोड़कर आरटीजीएस और एनईएफटी पूरे साल में 24 आवर अवेलेबल नहीं रहता है, कार्य नहीं करता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुअर कनेक्टिविटी होने पर बाजार जोखिम होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन शेयर मार्केट से रिलेटेड पूछा गया है। अगर शेयर मार्केट में कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो वहाँ पे बाजार जोखिम होगा, क्योंकि जितने भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे शेयर मार्केट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन, सम 1 2 3 यहाँ पे 2,5 का मान क्या होगा। जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक फॉर्मूला एरर आएगी। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम करेंगे इंटर और आप देख सकते हैं इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, जो कि एक फॉर्मूला एरर होता है। अब ये फॉर्मूला एरर क्यों आ रहा है इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए 2 को सिंगल कोट्स के अंदर रखा गया है क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसको बहुत अच्छे से देखिए, तभी आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एरर। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आप कैल्क ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे एक सीट होती है। यहाँ पे मैंने प्लस साइन पे क्लिक करके कुछ और सीट्स बना दी। जैसे आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक सीट ऐड होती चली जाएगी। आप मान लीजिए यहाँ पे सीट 1 पे है और हमें सीट 2 या 3 या 4 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में टैब की प्रेस करेंगे। इस तरह से आप सीट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टैब। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्क में प्रीवियस या पिछली सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अभी हम सीट 2 पे हैं या सीट 3 पे हैं, हमें वापस जाना है सीट 2 पे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टैब की प्रेस करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे। तो ये होता है प्रीवियस सीट पे जाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप, इस शॉर्टकट की का कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कैल्क से जुड़ा हुआ है। अगर हम कैल्क में किसी एक सेल में हैं, जैसे कि हम यहां पे हैं या किसी भी सेल में हैं, और इसी सेम कॉलम में ऊपर तक हमें सेलेक्ट करना है, मींस फर्स्ट रो तक हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अप एरो प्रेस करेंगे। इस तरह से जो फर्स्ट रो है वहां तक हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई इस क्वेश्चन में राइट आंसर दिया रहा होगा या ऑप्शन दिया रहा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि जिसने भी इस क्वेश्चन को हमें भेजा था ऑप्शंस नहीं दिए थे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्तमान सेल से प्रथम सेल तक कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज, मीन्स इस क्वेश्चन में पूछे गए रुपे डेबिट कार्ड को और किस नाम से जानते हैं। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इन्होंने सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन इनको याद नहीं था। तो डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो शायद यहाँ पे एक एटीएम कार्ड ऑप्शन होगा, जो कि चौथा ऑप्शन होगा, या फिर यहाँ पे प्रीपेड कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी यहाँ पे होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम में भी यहाँ पे एटीएम कार्ड दिया होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का डिसएडवांटेज नहीं है, मींस क्या क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मींस कोई कमी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका भी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब तक आपके पास कनेक्टिविटी, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके यहाँ नहीं है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईपी प्रोटोकॉल इज नॉट रिलायबल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आईपी प्रोटोकॉल रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है। रिलायबल मींस भरोसेमंद। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो आईपी प्रोटोकॉल होता है वो रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, जिसकी वजह से टीसीपी और आईपी को दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे और भी इसी तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें मिले। तो अगला क्वेश्चन है सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा है, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचटीटीपीएस, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, जबकि एचटीटीपी एक नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल है। और अगला क्वेश्चन है आईपी क्या है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है या फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं जो कि काम के हैं, ये इसी से रिलेटेड है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल 2 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर हम आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो ये होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन लेस क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कनेक्शन लेस होते हैं। अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो यहाँ पे होता है टीसीपी, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और भरोसेमंद रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, जबकि आईपी या फिर यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, ये दोनों ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कनेक्शन लेस होते हैं। ये रिलायबल प्रोटोकॉल या भरोसेमंद प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं। जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई नेटवर्क है और कई सारे नोड्स हैं, उनके बीच में डेटा भेजना है, तो यहाँ पे अगर कोई डेटा यहाँ से जा रहा है, इस नोड से ए से बी के पास जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे पाथ बन सकते हैं। इस तरह से कई अलग अलग पाथ से डेटा भेजा जा सकता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, डेटा भेजने से पहले एक पाथ सेटअप किया जाता है और उसी पाथ के माध्यम से डेटा ए टू बी भेजा जाएगा। ये डेटा भेजने के दौरान अपना पाथ चेंज नहीं करता है। इस तरह के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि टीसीपी, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि अगर हम आईपी की बात करें या यूडीपी की बात करें तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं। इनका काम क्या होता है, एक डेटा पैकेट भेजेंगे इस रास्ते से, अगर इनको लगता है कि यहाँ पे कंजेशन है, यहाँ पे कोई नेटवर्क कंजेशन है, तो ये दूसरा रास्ता ले सकते हैं और उस अगले डेटा पैकेट को अगले रास्ते से भेज सकते हैं। तो ये होता है कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बीच में डिफरेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है।
तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 3 ऐसे प्रोटोकॉल्स आते हैं जैसे कि यूडीपी, टीसीपी और आईपी। ये तीनों प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीसीपी आईपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसी तरह से यूडीपी भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और अगला क्वेश्चन है एसएमटीपी इज रिलेटेड टू। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल। और अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जल्दी से बताइए। हालांकि मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है। अब ये जीरो कैसे आ रहा है उसको भी आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 17,575, ओके, और यहाँ पे कॉमा -5 लिखा गया। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ से आप जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो आप यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक आप काउंट करते आइए। अगर इस जगह पे 5th पोजीशन पे 5 या 5 से अबव कोई वैल्यू होगी तो आगे 1 चला जाएगा, मीन्स अगली जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट ऑफ नंबर्स में 0 0 आ जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे -2 दिया होता तो उस केस में क्या होता आप बताइए, 17575 यहाँ पे इनपुट है, -2 लिखा हुआ है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 176 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 7 मीन्स 5 या 5 से अबव है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा और रेस्ट ऑफ जो पोजीशन है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा। तो इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकल के साथ बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम किसी एक सेल में अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, Ctrl+V किया, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 0। और अगर यहाँ पे हम -5 की जगह पे -2 कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था सेम आंसर मिलेगा 17,600 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर -2 होगा। तो आई होप समझ में आ चुका होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0। और अगला क्वेश्चन है हैश एरर किस वजह से होती है। तो आपने देखा होगा कैल्क या एक्सेल में जब सेल की बिर्थ या कॉलम की चौड़ाई कम होती है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हैश के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेल विथ इज नॉट इनफ, मीन सेल की जो चौड़ाई है वो प्रॉपर नहीं है, पूरी नहीं है, जिसकी वजह से वैल्यूज पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ती और उन वैल्यूज को सिस्टम हैश के फॉर्म में दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और अगला क्वेश्चन है कोबोल की फुल फॉर्म, मीन्स यहाँ पे कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बिजनेस लैंग्वेज है। तो कोबोल एक बिजनेस लैंग्वेज है। और अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो एआई प्रोग्राम करने के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मींस 2 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एआई प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन कई अलग अलग लोगों ने हमें भेजा था। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड, पाम, iOS या फिर मैंगो। अब देखिए बताइए इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि शायद इन्होंने ऑप्शंस कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिए होंगे। अगर हम यहाँ पे एंड्रॉयड, पाम या फिर iOS या फिर मैंगो की बात करें तो ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। या फिर इसमें ये पूछा गया होगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आउटडेटेड है या जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अगर हम पाम की बात करें तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि ये चारों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्च बटन विंडोज 10 में स्टार्ट बटन के किस साइड में होता है। तो स्टार्ट बटन सबसे कॉर्नर पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे होता है, उसके राइट में होता है सर्च बटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 राइट। और अगला क्वेश्चन है ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 हैश। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्विटर का पहले नाम क्या था। यह भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, TWTTR। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट जन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होता था। मींस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
यूज किया गया या प्रयोग किया जाता था? तो ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया राउटर वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या राउटर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। जो OSI मॉडल होता है उसकी नेटवर्क लेयर पे राउटर कार्य करता है, काम करता है। और अगला क्वेश्चन है स्विच इज बेटर देन हब या फिर मोर देन हब। यहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन इनको शायद याद नहीं रहे होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए स्विच जो होता है वो यूनिकास्ट डिवाइस होता है, जबकि हब क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है। और इन दोनों का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया होगा ए तथा बी दोनों, या फिर 1 और 2 दोनों। क्योंकि अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच हमेशा हब से बेटर होता है और मोर देन होता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए रहते हैं। स्विच के अंदर मेमोरी होती है जबकि हब के अंदर मेमोरी नहीं होती है। स्विच जो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है, जबकि हब की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग यूनिट होता है। तो कई तरह से स्विच हब के कंपेयर में काफी अच्छा होता है और अच्छी तरीके से काम करता है। और अगला क्वेश्चन है द बैकग्राउंड इमेज ऑन डेस्कटॉप इज नोन एज, मींस डेस्कटॉप के बैकग्राउंड इमेज को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, वॉलपेपर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या है? कि स्टोरेज डिवाइस है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है WMS का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो WMS का फुल फॉर्म होता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है 1 बाइट का मूल्य। तो शायद इस क्वेश्चन में पूछा गया होगा 1 बाइट से कितने मूल्यों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 16, 4 या 256 या 64। ये काफी कॉमन क्वेश्चन, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 256। अलग अलग वैल्यूज को आप 1 बाइट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट्सएप में किसी का उल्लेख मींस मेंशन करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम किसी को मेंशन करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ऐड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, @। और अगला क्वेश्चन है यूनिवैक 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इनयाक, यूनिवैक, एडीवैक ये तीनों कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहां से और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। और अगला क्वेश्चन है ORS का पूर्ण रूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है जिसमें जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी आप ऑनलाइन OPD बुकिंग करा सकते हैं, ब्लड की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप अपने रिपोर्ट्स की जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है ORS, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है ब्लॉग में ब्लॉग लिखकर पैसे कमा सकते हैं। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप ब्लॉग अगर लिखते हैं तो आप ब्लॉग से पैसे भी कमा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आप वेब आधारित ईमेल से केवल संदेश भेज सकते हैं। अब ये वेब आधारित ईमेल क्या होता है? जैसे कि जीमेल या फिर याहू मेल, जिनको आप ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करते हैं। तो इस तरह के जो ईमेल सर्विसेज होते हैं उनको हम वेब आधारित ईमेल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप वेब आधारित ईमेल पे मैसेज को सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है OTP कितने नंबर का कोड है? तो OTP में जो जनरली एक नंबर आता है वो होता है 6 डिजिट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। और अगला क्वेश्चन है पॉस में किस प्रिंटर का उपयोग होता है? तो आज भी हम 55+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पॉस मशीन में आमतौर पे थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्मल। और अगला क्वेश्चन है संवर्धित वास्तविकता जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी का सबसे अच्छा उपयोग।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऑप्शंस क्या थे इन्होंने नहीं लिखे हैं, तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ये एक वर्चुअल रियलिटी का ही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो फिजिकल या रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ साथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है। तो इसको कई अलग अलग तरह के गेम्स में भी खेला जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आज की डेट में कुछ एक नया ट्रेंड आया है जहाँ पे रिटेल सेक्टर्स में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कोई आप चश्मा लेना चाहते हैं या कुछ कपड़े लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर आप जो भी पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन आता है, आप उसे कैमरे को ओपन कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और उस पर्टिकुलर कपड़े को या चश्मे को आप अपने ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके का लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो इसको कई अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिटेल्स, गेम या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड में, सर्विस में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग और एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे इसको सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी कई अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह का कोई ऑप्शन होगा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है IRCTC का फुल फॉर्म। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आने वाले दिनों में आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, कोई भी वीडियो आप देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देख सकते हैं उतना अच्छा ग्रेड आपका आने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और अगला क्वेश्चन है कोई फाइल या फोल्डर डिलीट होने पर कहां जाता है, तो ये जाता है रिसाइकल बिन के अंदर। और अगला क्वेश्चन है MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन MS एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर कैल्क या इम्प्रेस किसी से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप MS वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो इसकी स्टार्टअप फाइल होती है उसका नाम होता है binword.exe। इसी वजह से अगर हमें रन कमांड के थ्रू कभी MS वर्ड को स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे टाइप करते हैं binword और इंटर की हिट करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा जो वर्ड है वो ओपन हो जाता है। और इसी तरह से जो एक्सेल की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसका नाम होता है excel.exe। तो आप इस नाम को रन कमांड पे टाइप करके आप इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और पावर पॉइंट के लिए जो फाइल होती है उसका नाम होता है powerpnt। इसी तरह से अगर आप रन कमांड पे टाइप करते हैं powerpnt तो ये फाइल ओपन हो जाती है। तो ये स्टार्ट करने का ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा binword.exe। और अगला क्वेश्चन है रिसाइकल बिन के डेटा को किस शॉर्टकट की से डिलीट करते हैं। तो अगर आपने कोई फाइल रिसाइकल बिन में भेज दी है, वो फाइल रिसाइकल बिन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, सिंपली डिलीट की प्रेस करनी है और वो फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आप सभी को पता होगा, कई बार मैंने बताया है, Ctrl+Shift+O। और अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस USB पोर्ट से कनेक्ट नहीं होता है, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या फिर कीबोर्ड। कौन सा डिवाइस जिसको हम USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। अब मॉनिटर को किससे कनेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर के लिए हमारे पास दो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, एक होता है BGA और दूसरा होता है HDMI, जिनको हम मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप माउस, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड इन तीनों को USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कौन अलग है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आने वाले दिनों में जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम है, एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप लोग भी अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन भेजने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर आपको इस क्लास की लास्ट स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा जहां पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर ये तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इन तीनों में अलग है। अब असेंबलर का काम होता है जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि C, C++, जावा, इन सभी को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और अगला क्वेश्चन है शनिवार को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का समय क्या है।
अब देखिए IMPS और NEFT कुछ दिनों से 24/7 हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए थे। जिसने भी ये क्वेश्चन हमें भेजा ऑप्शंस नहीं थे, तो शायद यहाँ पे RTGS, NEFT या IMPS के बारे में कुछ दिया गया होगा। तो आप यहाँ से समझ लीजिए जो RTGS होता है उसकी जो वर्किंग डेज में जो सैटरडे हमारा 2nd और 4th ऑफ रहता है, और बाकी जितने मंथ के सैटरडे होते हैं उसमें बैंक ओपन होता है। तो जब भी सैटरडे को बैंक ओपन होता है तो वर्किंग आवर्स का टाइम रहता है पूरा 7 AM to 6 PM, जो कि RTGS का है। जबकि NEFT, IMPS ये सभी 24/7 इवन 365 डेज पब्लिक हॉलीडेज में भी आप इन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जबकि RTGS 7 से 6 काम करता है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और ये पब्लिक हॉलीडेज में काम नहीं करता है। और अगला क्वेश्चन है उबंटू किस प्रकार का OS है, तो ये लाइनक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, तो मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद डेटा ऑटोमेटिक डिलीट होता है, जबकि नॉन वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। तो DRAM और SRAM ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरीज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम, जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम कैसा माध्यम है, एजुकेशन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, जॉब। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम क्या एक सोशल मीडिया का प्रकार है। और अगला क्वेश्चन है ऑपरेशनल रोबोट कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए ऑपरेशनल रोबोट कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। फैक्ट्री, वेयरहाउस, इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट होम। जो ऑपरेशनल रोबोट्स होते हैं उनको फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, वेयर हाउसेस में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्राइवेट होम्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 और A2 को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप A1 और A2 सेल की वैल्यूज को जोड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A1 प्लस A2। आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से एक फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, FTP, सर्चिंग, अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग। तो इंटरनेट से किसी लोकल कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। और अगला क्वेश्चन है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। और अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू रिस्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। ये कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है। और अगला क्वेश्चन है QR कोड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सर्कुलर फॉर्म, तो क्या QR कोड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सर्कुलर फॉर्मेट में सेव होती है। तो आप सभी ने देखा होगा QR कोड जो रहता है वो रेक्टेंगल में होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इस तरह से। तो ये सर्कुलर फॉर्मेट में डेटा को सेव नहीं करता है, इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करता है। ये किस फॉर्म में करता है, रेक्टेंगल फॉर्म में करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ URI, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और इसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। URI URL का ही कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले दिनों में जिन लोगों का SSC का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप लोग भी अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, और जिनके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, जल्दी से उन सभी क्वेश्चंस को अलग से किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी के द्वारा भेजे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे जो लोग एग्जाम देते हैं इन क्वेश्चन से उन सभी को काफी हेल्प मिलती है। तो जिन लोगों ने आज हमें क्वेश्चन भेजे, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नवंबर या दिसंबर SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके SSC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, यहाँ से आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आप घर बैठे एक बार में SSC का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।